हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरडीयू टैब। आज हम जेफरी ऑनलाइन क्लासेस में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021। ये जो हम क्लास ले रहे हैं अब ये अंडर जेफरी ऑनलाइन क्लासेस हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम मंडे टू सैटरडे आपके साथ अलग अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स के, और हर टॉपिक के एंड में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करवाते हैं। तो आज इस हफ्ते का चौथा वीडियो है जो कि पीपीबी से रिलेटेड है। अब आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम क्या है? मान लीजिए कि आपने एक बैंक में गए, आपको जो सर्विस बनती थी देनी बैंक ने वो नहीं, ठीक है, और आपने बैंक में रिटर्न कंप्लेंट भी कर दी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपने सर्विस नहीं दी है, डेफिशिएंसी इन सर्विस है, तो आपको लीगली करना चाहिए, आपने नहीं किया है, और ये आपने कंप्लेंट फाइल कर दी रिटर्न, और 30 दिन होने तक भी आप सेटिस्फाइड नहीं है या उनका रिप्लाई नहीं आया है, जो रिप्लाई आया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हैं अंडर दिस। इसमें जो भी आपका रिड्रेसल होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये आप तब जा सकते हैं ऑम्बड्समैन के पास जब 30 दिन हो गए हैं कंप्लेंट किए और आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं किया गया है या आप सेटिस्फाइड नहीं हो। एक सीनियर ऑफिशियल है, उसे ऑम्बड्समैन बनाया जाता है बाय आरबीआई। यहाँ पे अभी 20-22 अभी ऑम्बड्समैन हैं, आरबीआई के अलग अलग जगह पे होते हैं। इससे पहले मल्टीपल स्कीम्स थी, तो इन सब तीन स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया, हटा दिया गया, और अब ये आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है हमारे पास। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006, ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज, एंड फिर ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, इन सबको अब मर्ज करके एक स्कीम बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब किस किस को कवर किया जाता है स्कीम के अंडर? पहले तो जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। नॉन शेड्यूल्ड कौन से? जिनका 50 करोड़ या उससे ऊपर का डिपॉजिट। तो यहाँ पे सिर्फ बैंक्स ही कवर नहीं होते हैं, एनबीएफसीज भी कवर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना एनबीएफसीज के लिए अलग से था, इसे हटा दिया, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से था, इसे हटा दिया। अब सब कुछ इसी स्कीम में कवर हो रहा है कि अगर आपकी एनबीएफसी है जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, वो भी इस स्कीम के अंडर कवर होगी। बस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कवर नहीं होती हैं। ठीक है, और अगर आप एक ऐसी एनबीएफसी हो जिस जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, तो वो इसके अंडर कवर होता है। जो आपके सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, बैंक नॉन बैंक सभी इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं। फिर आपकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो भी इस स्कीम के अंडर कवर होती हैं, उनके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो। फिर प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आप खुद से रिटर्न कंप्लेंट भी कर सकते हो, फिजिकल मोड में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हो, और आप किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव ना एडवोकेट नहीं होना, एडवोकेट नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब आपने कंप्लेंट कर दी, फिर आपने जो लिखा है कंप्लेंट में वो कंसिडर करेंगे, सामने की पार्टी को बुला के बोलेंगे इन्फॉर्मेशन दो, उसे भी कंसिडर। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं बैंक्स के केस में ही हम बात करेंगे कि जो भी बैंकिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स, लॉज, प्रैक्टिस हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, उनको कंसिडर करेंगे अपना अवार्ड देने से पहले ऑम्बड्स। ठीक है, तो उसमें वो उस रिपोर्टिंग एंटिटी को, बैंक को, जो डेफिशिएंसी हुई है सर्विस में उसको पूरा करने के लिए भी बोल सकते हैं। कोई कॉम्पनसेशन देनी है, कॉम्पनसेशन देने के लिए भी बोल सकते हैं। अगर कस्टमर को कोई लॉस हो गया है उनकी सर्विस ना देने की वजह से, तो वो फिर कंपनसेशन देने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लेंट 20 लाख तक की होनी चाहिए। अगर जो कंपनसेशन कस्टमर डिमांड कर रहा है अगर वो 20 लाख से ज्यादा है तो ऑम्बड्समैन उस स्कीम को एंटरटेन नहीं करता। अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे तो पैसे का नुकसान हुआ, मुझे तो टाइम का नुकसान हुआ है, मुझे हरासमेंट हुई है मेरी, मैं मेंटली परेशान हुआ हूँ इस सब के कारण, तो 1 लाख तक का कंपनसेशन देने को बोल सकता है ऑम्बड्समैन। ठीक है, तो जब एक बार डिक्लेयर कर दिया ऑम्बड्समैन ने कि ये अवार्ड है, ऐसे ऐसे करना है, तो फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर जो है टू रिपोर्टिंग एंटिटी विद इन 30 डेज देना होता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो देना पड़ता है रिपोर्टिंग एंटिटी को, कस्टमर को, कि ठीक है कि जो भी ऑम्बड्समैन ने अवार्ड दिया है मुझे एक्सेप्टेबल है। 30 दिन के अंदर अंदर उसे देना पड़ता है, या फिर अपील करनी है तो भी 30 दिन के अंदर अंदर ही करनी पड़ती है कस्टमर। ठीक है, अब अपील कहाँ करनी है?
होगा क्या, मान लो कि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी ओम्बड्समैन में जो बोला कि बैंक को कि आप इन्हें सर्विस दो, ठीक है, तो मुझे 30 डेज के अंदर अंदर मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि हाँ मुझे एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल है तो मैं 30 डेज के अंदर अंदर क्या कर दूंगी, अपील कर दूंगी ओम्बड्समैन के जो बोला है उसने उसके खिलाफ। अब अपील किसको करनी है, एपेलेट अथॉरिटी कौन है, तो एपेलेट अथॉरिटी होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ आरबीआई डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रिंग द स्कीम, ये उसका एपेलेट अथॉरिटी होगा। अब अपील सिर्फ मैं नहीं कर सकती, सामने वाली पार्टी, सामने वाला बैंक भी अपील कर सकता है, वहां पे भी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, चाहे मैं कंप्लेन करूं चाहे बैंक अपील करे, कोई भी उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैंक है उसको अगर अपील करनी है तो उसे अपने चेयरमैन का सैंक्शन लेना पड़ेगा, एमडी सीईओ का, या इस हायर रैंक के किसी पर्सन का उसे सैंक्शन लेना पड़ेगा अपील करने से पहले। मुझे क्या है, मैं तो जाके अपील कर दूंगी आराम से, क्योंकि मुझे पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना है। बैंक को जो है उसे फिर हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कई बार जो ओम्बड्समैन है इस स्कीम के तहत बोल देता है कि ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमारी स्कीम के अंडर ही कवर नहीं होती आपकी कंप्लेंट। तो वो कौन से ऐसे सिनेरियो है जहां पे वो कहेगा कि नहीं ये तो हमारी स्कीम के अंडर कवर ही नहीं होती, जब आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास पहुंच गए, आपने रिपोर्टिंग एंटिटी को कंप्लेंट ही नहीं की, आपने बैंक को कंप्लेंट ही नहीं की रिटर्न में, और सीधा मेरे पास आ गए एज ओम्बड्समैन, आप सीधा ओम्बड्समैन के पास चले गए, तो वहां पे कंप्लेंट नहीं ली जा सकती, ठीक है। आपने कंप्लेंट की है रिपोर्टिंग एंटिटी को, लेकिन अभी 30 दिन तो हुए ही नहीं है कंप्लेंट किए हुए, 30 दिन तक इंतजार करना होता है कंप्लेंट करने के बाद, ठीक है। तो या फिर अभी उसका रिप्लाई आया ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आप अभी इंतजार करो 30 डेज के लिए। आप 30 डेज से पहले तब कंप्लेंट कर सकते हो कि आपको रिप्लाई आ गया 30 दिन होने से पहले ही बैंक का, और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तब आप जा सकते हो। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आया है तो 30 डेज तक इंतजार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक और सिनेरियो हो सकता है कि कंप्लेंट आप 1 साल बाद कर रहे हो, मैंने बैंक को पहले कंप्लेंट की, बैंक ने मुझे रिप्लाई कर लिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, और मैंने फिर कंप्लेंट की ही नहीं 1 साल तक, 1 साल तक मैंने कंप्लेंट अगर नहीं की, उसके बाद फिर मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती, मुझे 1 साल के अंदर अंदर करना है उस रिपोर्टिंग एंटिटी का रिप्लाई आने के बाद, ठीक है। अगर मुझे रिप्लाई आया ही नहीं है, अगर तो मुझे रिप्लाई आया 10 1 ईयर, अगर मुझे रिप्लाई आया ही नहीं है तो 1 साल 30 दिन के इंतजार के बाद मैं कंप्लेंट अगर नहीं करती हूँ तो फिर उसके बाद कंप्लेंट नहीं की, ठीक है। अगर कंप्लेंट ऑलरेडी ऑम्बड्समैन ने डील कर दी है, सीपीसी या फिर ऑम्बड्समैन ने ऑलरेडी कंप्लेंट को डील कर दिया है, या फिर वो अभी अंडर प्रोसेस है, पेंडिंग चल रही है, तो फिर मुझे इंतजार करना है, पहले ही मैं कंप्लेंट दोबारा से नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसी भी मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती हूँ जहां पे डिसीजन उस बैंक का या रिपोर्टिंग एंटिटी का कमर्शियल डिसीजन है, वो मुझे लोन नहीं देना चाहते हैं, उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं नहीं फिट बैठ रही हूँ, तो वो नहीं देंगे मुझे जो लोन है, वहां पे मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर एक वेंडर का और रिपोर्टिंग एंटिटी का आपस में कोई डिस्प्यूट है, वहां पे भी ओम्बड्समैन कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मैंने किसी और ही अथॉरिटी को एड्रेस कर दी, कंप्लेंट में एड्रेस मुझे ओम्बड्समैन को करना है कंप्लेंट, लेकिन यहाँ पे मैंने किसी और ही को कर दी है, तो फिर वहां पे भी ऑब्वियसली ओम्बड्समैन कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं कोई रैंडम ग्रीवेंस जनरल सी कोई कंप्लेंट करती हूँ और किसी मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ वहां पे भी कंप्लेंट को नहीं एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। जहां पे जो आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको जो स्टेप लेना चाहिए लीगली उसने ले लिया है, ठीक है, अथॉरिटी किसी हायर अथॉरिटी के कहने पे ऑलरेडी जो भी बनता है स्टेप ले लिया हुआ है, वहां पे भी फिर ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किए, ठीक है। जहां पे एक ऐसी एंटिटी के खिलाफ कंप्लेंट की गई है जो आरबीआई के अंडर आती ही नहीं है, इनके अंडर ही नहीं आती है, तो वहां पे भी फिर नहीं कंप्लेंट को एंटरटेन किया जाएगा। अगर दो रिपोर्टिंग एंटिटीज की आपस में लड़ाई है, एक बैंक 1 बैंक 2 के साथ लड़ रहा है, कोई डिस्प्यूट है, तो आपस में बैंक्स का जो इशू है वो ऑम्बड्समैन सॉल्व नहीं कर सकता है। कोई इम्प्लॉयर इम्प्लॉय का इशू है कि बैंक का इम्प्लॉय को प्रॉब्लम है बैंक से, वहां पे भी वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, ठीक है।
अगर ऑम्बड्समैन को लगता है कि ऐसी कंप्लेंट है जबरदस्ती की, बदनाम करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, तो वहां पे भी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाता है। जहां पे कंप्लेंट ऑलरेडी कोर्ट ट्रिब्यूनल कहीं पे पेंडिंग है ऑलरेडी, या जिसको पहले ही सेटल कर दिया गया है कोर्ट ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेटर के द्वारा, चाहे वो आपने की थी कंप्लेंट सेम टाइप की या किसी और ने कंप्लेंट की थी, अगर वो इशू पहले सॉल्व हो चुका है तो उसको दोबारा से ऑम्बड्समैन नहीं डील करता। ठीक है। और एक टाइम पीरियड हो चुका है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन पास हो चुका है, उसके बाद आप कंप्लेन कर रहे हो, तो फिर उस क्लेम को भी नहीं एंटरटेन किया जाएगा। आपने ऐसी कंप्लेंट की है जिसमें आपने प्रॉपर डिटेल्स नहीं दी हैं, ऐसी कंप्लेंट की है जिसपे कुछ किया नहीं जा सकता, उन्हें भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप एडवोकेट के थ्रू कंप्लेंट करते हो, उसमें भी आप कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जहां पे आप ऑम्बड्समैन को सजेशन दे रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, गाइडेंस मांग रहे हो क्या करूं मैं, वहां पे भी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वो मानना जाएगा कि कवर ही नहीं होती है ऑम्बड्समैन स्कीम। ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है, एक तो जो हमने इतनी सारा अभी पढ़ा कि वो नॉन मेंटेनेबल है यानी कि कवर्ड ही नहीं होती, तो वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जहां पे कोई सजेशन मांग रहा है, गाइडेंस मांग रहा है, वहां भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जहां पे कंप्लेंट करने का कोई कारण ही नहीं है, उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑम्बड्समैन को लगता है कि कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं हुई है, सब बढ़िया रहा है, वहां पे भी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जहां पे ऐसी कंपनसेशन मांगी जा रही है जो आरबीआई की जो पावर है ऑम्बड्समैन स्कीम के अंडर, ऑम्बड्समैन के पावर के बाहर है, वहां पे भी फिर नहीं उस कंप्लेंट को लिया जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जहाँ ये माना जाता है कि खुद कंप्लेंट करने वाला ही रीजनेबल डिलीजेंस नहीं कर रहा, कंप्लेंट फॉलो नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो वहां पे भी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। या आपको ऐसा लगता है कि कंप्लेंट ऐसी है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत सारी ओरल एविडेंस लोगों को बुला के लेनी पड़ेगी, और ये प्रोसीडिंग ऑम्बड्समैन स्कीम के अंडर पॉसिबल नहीं है, उसे भी रिजेक्ट किया जा सकता है। जहां पे ऑम्बड्समैन को लगता है कि कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, ऐसे ही जबरदस्ती की कंप्लेंट कर रहा है, तो वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है। लिस्ट ये बहुत लंबी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब पावर एंड फंक्शंस क्या हैं ऑम्बड्समैन के, वो एड्रेस कर सकता है कंप्लेंट को, कंप्लेंट्स को क्लोज कर सकता है, और अवार्ड्स पास कर सकता है कंप्लेंट्स के, जहाँ पे फैसिलिटेशन के थ्रू नहीं होती। कई बार तो कहते हैं ना कि आपस में सेटल कर लो, नहीं सेटल होती तो फिर ऑम्बड्समैन सेटल करता है। ठीक है। और जो भी साल की कंप्लेंट्स होती है ना, ऑम्बड्समैन क्या किया है, क्या स्टेप्स लिए, रिपोर्ट बना के डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई को हर साल के एंड में भेजी जाती है March 31। एक डेप्यूटी ऑम्बड्समैन भी होता है, वो ऐसी कंप्लेंट्स को क्लोज करता है जो नॉट मेंटेनेबल है, यानी कि आरबीआई ऑम्बड्समैन की पावर के बाहर है। ठीक है। या फिर ऐसी जो अपने आपस में मीडिएशन फैसिलिटेशन करके सेटल होगी, ऐसी कंप्लेंट कौन क्लोज करता है, डेप्यूटी ऑम्बड्समैन का। ठीक है। तो आरबीआई सारी चीजें पब्लिश भी करता है, ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगी। अब बेस रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आरबीआई की जो ये ऑम्बड्समैन स्कीम है, इंटीग्रेट्स द अर्स्टवाइल 3 ऑम्बड्समैन स्कीम। कौन सी, इनमें से कौन सी नहीं है? आरबीआई की जो ऑम्बड्समैन स्कीम है, ये 3 स्कीम्स को इंटीग्रेट करके बनाई गई है, इनमें से कौन सी वो स्कीम नहीं है? बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006, Ombudsman scheme for non-banking financial companies, Ombudsman scheme for digital transaction, the Bankers Protection Scheme 2004। तो इसमें पहली 3 स्कीम्स हैं, ये चौथी स्कीम कोई स्कीम नहीं है ऐसी, तो इसको हटा दिया जाएगा। ये इज नॉट वन ऑफ द 3 स्कीम, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओनली दोज कंप्लेंट्स वेयर द कंपनसेशन सॉट इफ एनी फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट arising directly out of the act or omission or commission of RE is dash or lower are admissible by the RBIOS। जहां पे जो कंप्लेनेंट है उसने जो कंपनसेशन मांगी है, वो कितने से कम होनी चाहिए कि वो कंप्लेंट को एंटरटेन किया जाए? नो सच लिमिट, 10 लाख, 20 लाख, 50। तो अगर जो कंपनसेशन मांगी गई है 20 लाख या 20 लाख से कम होती है, वही स्कीम जो है एडमिसिबल, वही कंप्लेंट एडमिसिबल होती है अंडर दी दिस RBIOS। अगला क्वेश्चन, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड स्कीम थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हो? ऑनलाइन सीएमएस पोर्टल पे, फिजिकल कंप्लेंट यानी कि लेटर पोस्ट करके, कंप्लेंट्स विद फुल डिटेल्स कैन बी सेंट बाय ईमेल, ईमेल करके, थ्रू एन एडवोकेट एज रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑनलाइन कर सकते हो, फिजिकली लेटर भी भेज के कर सकते हो,
और ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन एडवोकेट के थ्रू नहीं कर सकते हो। किसी और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर सकते हो, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट नहीं होना चाहिए। आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है। अब ये आपका ऑम्बड्समैन से रिलेटेड होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम फीस दैट कैन बी चार्ज्ड फ्रॉम रेगुलेटेड एंटिटीज अंडर द आरबीआई ऑम्बड्समैन? मैक्सिमम फीस रेगुलेटेड एंटिटीज यानी से बैंक से कितना वसूल कर सकते हैं कंप्लेंट से रिलेटेड? ठीक है, 100 रुपए, 0.5 ऑफ द वैल्यू इन्वॉल्व, 1% ऑफ द वैल्यू इन्वॉल्व, या फिर नो फीस चार्ज। बहुत ही आसान है कि कितनी फीस चार्ज होती है आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम में। ठीक है, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।